नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस और आरओ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करिए, मैच द फॉलोइंग है। देखिए, मैगस्थनीज, टॉलमी, प्लिनी और संध्याकर नंदी। ठीक है, तो देखिए मैगस्थनीज की है इंडिका, टॉलमी की है ज्योग्राफी, प्लिनी की है नेचुरल हिस्ट्री और संध्याकर नंदी की रामचरित। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि चाकोलिथिक कल्चर के बारे में बात हो रही है। देखिए, ताम्रपाषाण काल के लोग चाक पर बने काले व लाल मृदभांड का प्रयोग और चित्रित मृदभांड का प्रयोग करते थे। और दूसरा, महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। तो ये अगर चाकोलिथिक के हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, मध्यम निकाय के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको देखिए। इसमें महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णित किया गया है ना, मध्यम निकाय में। दूसरा देखिए, इसकी भाषा है जो वो प्राकृत है, तो सत्य वाला आपको बताना है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन ये है जो भाषा है इसकी प्राकृत नहीं पाली है। ठीक है, मध्यम निकाय की, तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली वन, ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1799 में अवध के नवाब ने किंग जॉर्ज को बादशाहनामा भेंट किया। ठीक है, दूसरा, बादशाहनामा अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। ठीक है, तो सत्य वाला आपको इसमें बताना है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये अकबर के नहीं शाहजहां के थे ना, शाहजहां। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाए, ये स्टेटमेंट गलत, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? बगदाद के शिक्षक शेख शहाबुद्दीन सूरावर्दी, पूरा नाम है इनका शेख शहाबुद्दीन सूरावर्दी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अगला देखते हैं, इन्होंने फर-ए-इजदी का विचार विकसित किया जो कि मुगल राजतंत्र का आधार था। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें आपको बताना था, तो आंसर इसके दोनों ही सही है, आंसर सी है इसका। निम्नलिखित को कलानुक्रम से लगाएं। देखिए, बिलग्राम का युद्ध, सरनाल का युद्ध और धर्मत का और जजाऊ का। ठीक है, तो इनको अगर आप लगाएंगे तो बिलग्राम का हुआ आपका 1540, और इसमें ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था शेरशाह के और हुमायूं के बीच में, जिसके विनर कौन थे? शेरशाह। ठीक है, उसके बाद आपका सरनाल का युद्ध हो गया, ये किसके किसके बीच में हुआ? ये एक छोटी सी लड़ाई थी जो कि अकबर के जब वो गुजरात में हमला कर रहे थे तो उसके बीच में हुई थी। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड था 1572। और धर्मत का जो युद्ध था वो हुआ आपका 1658 में, दारा शिकोह और औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, तो इसमें कौन जीता था? औरंगजेब जीते थे। ठीक है, उसके बाद जजाऊ का जो था वो तो लास्ट वाला है, ये हुआ था 1707 में, है ना, यहीं से माना जाता है लेटर मुगल से स्टार्ट हुए थे। तो बहादुर शाह 1 और दूसरी साइड कौन थे? मोहम्मद आजम। ठीक है, तो बहादुर शाह 1 जीते थे और वो लेटर मुगल्स के पहले बादशाह भी बने थे। तो सब लाइन से ही लगे हुए हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, 1724 में निजामुल मुल्क यानी कि तिलकलिज खान, इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की थी, ये गलत है स्टेटमेंट, इसलिए क्योंकि इन्होंने कभी भी खुलेआम घोषणा नहीं की, मगर वह जो व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में ही हमेशा काम किया इन्होंने। ठीक है, तो ये गलत हो गया, सत्य वाला इन्होंने पूछा था, आंसर ए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देख लीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1857 में न्यूयॉर्क में किसने की थी? मैडम ब्लाउथविस्की और एच.एस. ऑलकॉट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, 1889 में एनी बेसेंट जो थी वो इस सोसाइटी की इंग्लैंड में सदस्य बनी थी। ठीक है, तो इसमें आपको सत्य वाला
बताना था। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1866 में पुनर्विवाह सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विष्णु शास्त्री पंडित ने या द्वारकानाथ टैगोर ने? तो ये जो सोसाइटी है, तो विष्णु शास्त्री पंडित इसका आंसर है ना। मोस्टली किसका नाम जुड़ा रहता है विधवा पुनर्विवाह से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ठीक है। लेकिन इस सोसाइटी की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कारगर रही? ठीक है, तो रेडिकल नेशनलिज्म के लिए देखिए आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है, देवी चौधरानी भी बंकिम चंद्र चटर्जी की है, और धर्म तत्व भी बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है। तो ये तीनों ही बुक जो थी वो उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में काफी कारगर रही। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अब मिलान करते हैं। देखिए एस्किमोस, सकाई, बोआर और माया, ठीक है, ये ट्राइब्स हैं और ये कहाँ कहाँ रहती हैं ये आपको बताना है। तो एस्किमो आपकी टुंड्रा में है, ठीक है। उसके बाद सकाई है जो वो मलेशिया में, बोआर है जो वो दक्षिण अफ्रीका, और माया सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण की स्थिति आपको बतानी? सोलर इक्लिप्स कब कब होता है? ठीक है, देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे मून आ जाए तो इसको आप सूर्य ग्रहण कहेंगे। दूसरा देखिए जब पृथ्वी है जो वो चांद और सूरज के बीच में आ जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं मतलब सीधी रेखा में, ठीक है। उसके बाद पूर्णिमा का जो दिन होगा वो, या बी और सी दोनों ही ये कंडीशन है जो वो सूर्य ग्रहण की है। तो आपको बताना है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है ए, ठीक है। ये दोनों ही जो कंडीशन है ये है लूनर इक्लिप्स की कंडीशन, ठीक है, और वो है सोलर की। तो आंसर ए। निम्न में से कौन सा स्थान के मानक समय के बारे में सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्लेस? देखिए जब हम किसी देशांतर के दाईं ओर मतलब राइट साइड में बढ़ते हैं तो देशांतर, हर एक देशांतर में 4 मिनट कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए जब हम किसी देशांतर के बाईं ओर बढ़ते हैं मतलब लेफ्ट की साइड जाते हैं तो देशांतर, हर एक देशांतर में 4 मिनट बढ़ जाता है, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं ना, तो उस हिसाब से। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि ये लेफ्ट की कंडीशन है और ये है जो ये राइट की कंडीशन है, ठीक है। मिसमैच्ड हैं दोनों आपस में, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। कालानुक्रमिक रूप से निम्नलिखित अवधियों की व्यवस्था करें। देखिए एलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है, इनको आपको लगाना है। तो देखिए ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों तो नियोजोइक वाले हैं, है ना, और ये हैं जो ये आपके सीनोजोइक, ठीक है, ये एरा है इनके, ठीक है, नियोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा। अब देखिए इसको अब क्रोनोलॉजी से लगाएंगे तो पहले आएगा आपका पेलियोसीन, फिर आएगा आपका इयोसीन, फिर आपका आएगा ओलिगोसीन, और फिर उसके बाद आता है मियोसीन, फिर आता है प्लियोसीन, और फिर लास्ट में प्लिस्टोसीन। नियोजोइक शुरू हो जाता है फिर इसके बाद, है ना, ये आपका सीनोजोइक खत्म हो जाता है, फिर नियोजोइक जब शुरू होता है तो प्लिस्टोसीन और फिर होलोसीन, ठीक है। इसी को पोस्ट ग्लेशियल एरा भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्रोनोलॉजिकली लगा लेंगे तो देखिए सब क्रोनोलॉजी से ही लगे हुए हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा, है ना। कभी अगर सीनोजोइक के लगाने को आ जाए तो इस कोड से लगा लीजिएगा, पियोम्प, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है जो, प्लैनेटेसिमल परिकल्पना का मानना है कि पृथ्वी की स्थिति है जो वो अंतर्भाग में सॉलिड है, ठोस है। दूसरा देखिए ज्वारीय परिकल्पना यानी कि टाइडल हाइपोथेसिस और नेबुलर हाइपोथेसिस, इनका क्या मानना है कि पृथ्वी की जो स्थिति है वो अंतर्भाग में तरल है, मतलब लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो आपको सत्य वाला इसमें बताना था। देखिए इन दोनों ही थ्योरी के हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित की व्यवस्था करें। देखिए इंदिरा सागर नहर हो गई, देबार झील, सांबर सॉल्ट लेक और उकाई जलाशय, ठीक है। तो देखिए ये जो उकाई रिजर्वायर है ये आपका कहाँ पर है? गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है ना, बेसिकली गुजरात स्टेट में पड़ता है ये। और उसके बाद ये तीनों हैं ये राजस्थान में, ठीक है।
अब आप इनको क्रोनोलॉजी से लगाएंगे। तो देखिए सबसे ऊपर तो हमारे ये गंगानगर वाला जो एरिया है उधर आपको इंदिरा सागर नहर मिलेगी, तो ये सबसे ऊपर आएगी। फिर उसके बाद आएगी आपको आपकी ये सांबर लेक, ठीक है। फिर आएगी देबार लेक, ये उदयपुर वाले एरिया में है। सांबर लेक आपके जयपुर में है। उसके बाद उकाई सबसे नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा द्वीप है जो वो गुजरात से संबंधित है, ठीक है। फिर से मैप वाला क्वेश्चन है ये। देखिए नोरा आइलैंड हो गया, कुरुम्बर आइलैंड हो गया और पिरोतन आइलैंड, ठीक है। तो इनको आपको एक बार लोकेट कर लेना है मैप में। देखिए ये तीनों ही गल्फ ऑफ कच्छ वाले एरिया में आपको मिल जाएंगे। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, है ना, गुजरात से ही हैं तीनों। आंसर डी। उसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित की व्यवस्था करें। ये रिवर्स है, इनको आपको लगाना है। देखिए बैतरनी, ब्राह्मणी, शिल्का लेक और वंशधारा, ये चारों दी हैं इसमें। तो अगर इनको आप क्रोनोलॉजी से लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही क्रोनोलॉजी में लगी हुई है। सबसे ऊपर आपकी बैतरनी है, फिर ब्राह्मणी है, ठीक है। ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ऊपर ब्राह्मणी है फिर बैतरनी, फिर शिल्का लेक आएगी और फिर लास्ट में नीचे वंशधारा। तो आंसर इसका ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पंबन आइलैंड है जो वो एडम्स ब्रिज के पास है। मैप में एक बार देख लीजिए इसको, एडम ब्रिज के पास में पंबन आइलैंड है या नहीं है, ठीक है। दूसरा श्रीहरिकोटा द्वीप है जो वो आंध्र प्रदेश के नल्लूर जिले में पुलिकट झील है जो, और बंगाल की खाड़ी इसके बीच में स्थित है श्रीहरिकोटा, है ना। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सही वाला ही बताना है, आंसर सी। उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित की व्यवस्था करें, है ना। फिर से एक मैप वाला क्वेश्चन। तो आप इन पांचों क्वेश्चन को एक बार जरूर लोकेट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, है ना, अभी रिसेंटली नाम बदले हैं तीन, है ना, हैवलॉक, नील और रॉस आइलैंड के, है ना। तो अगर आपको ये नाम पता है कि क्या है, तो देखिए रॉस आइलैंड का नाम है सुभाष चंद्र बोस वाला, ठीक है। और नील आइलैंड का नाम है शहीद द्वीप, और हैवलॉक है जो उसका नाम है स्वराज द्वीप, ठीक है, स्वराज। अब आप लगाइए इनको। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप और कार निकोबार द्वीप, ठीक है। तो ये तो वही है जहाँ है अपना है। तो सबसे नीचे कार निकोबार हो जाएगा। इन तीनों को आपको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे ऊपर आ जाएगा आपका स्वराज, फिर आ जाएगा शहीद, फिर आ जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और फिर लास्ट में आ जाएगा कार निकोबार, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि किसी भी मौलिक का अधिकार के साथ असंगत सभी कानून शून्य हो जाएंगे। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो आपको इसमें सही वाला बताना है। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है ये वैसे तो सही है, बस इसमें ये मिनर्वा मिल्स केस में नहीं हुआ था, ये केशवानंद भारती के केस में हुआ था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आंसर इसका ओनली 1 लगेगा। विभागीय स्थायी समिति यानी कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, इसके बारे में कुछ कथन है। देखिए जो मंत्री होते हैं वो जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके सदस्य के रूप में नॉमिनेट नहीं हो सकते, ठीक है। मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। दूसरा देखिए प्रत्येक स्थायी समिति के कार्यालय का कार्यकाल 5 वर्ष या सरकार के जारी रहने तक है ना। जब तक सरकार चलती है तब तक वो कार्यकाल चलता है। तो अब आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो देखिए ये स्टेटमेंट है गलत। पहला स्टेटमेंट तो सही है कि मंत्री एलिजिबल नहीं होते स्टैंडिंग कमेटी में, लेकिन दूसरे में ये 5 साल नहीं 1 साल होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ओनली 1 ए। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायिक सक्रियता मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, ये सरकार के अन्य 2 अंगों को उनके संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई एक मुखर भूमिका है, ठीक है। दूसरा देखिए जनहित याचिका है जो आपका PIL जिसको बोलते हैं, वो न्यायिक समीक्षा का एक परिणाम है, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि ये न्यायिक समीक्षा का परिणाम नहीं है, जुडिशियल एक्टिविज्म का यानी कि न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। तो ये आंसर ये स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, आंसर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के
अनुच्छेद 243 आई और वाई, है ना, ये आपका पंचायत वाला हो गया, ये म्यूनसिपैलिटी वाला हो गया। एक खंड एक के तहत राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, राज्य वित्त आयोग भारत में राज्य, उपराज्य स्तर, राजकोषीय संबंधों को तर्क संगत बनाने और व्यवस्थित करने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई संस्था है। ठीक है, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये जो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो है गठन किया गया था। तो इनमें से सत्य वाला आपको बताना है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर सी है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, कोरोना प्रकोप है जो, वो 11 मार्च 2020 को इसके उद्भव के 3 महीने की अवधि के भीतर एक महामारी के रूप में, है ना, पेंडेमिक घोषित किया गया था। कब? WHO ने किया था। ठीक है, 11 मार्च 2020 को। दूसरा देखिए, महामारी के लिए भारत की नीति की प्रतिक्रिया क्या है? जीवन को खतरे से बचाना ही धर्म की उत्पत्ति है। ठीक है, ये स्लोगन। तो इसमें से सत्य वाला बताना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 102 और 191 ये 10th शेड्यूल से संबंधित है। अनुच्छेद 344 और 351 ये 8th शेड्यूल से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 246 है ये 5th शेड्यूल से संबंधित है। तो सत्य वाला आपको इसमें बताना है। तो ये और ये तो सही है। ये जो 246 है ये 246 ना होकर के 244 होना चाहिए 5th शेड्यूल के लिए। ठीक है, तो आंसर इसका ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, एक वाक्यांश है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जापानी संविधान से लिया गया है। दूसरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक सिद्धांत है जो न केवल यह जांचता है कि क्या किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून उचित और न्यायपूर्ण है कि नहीं है। ठीक है, तो सत्य वाला आपको इसमें बताना है। तो देखिए, ये तो सही है, लेकिन ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की नहीं है, ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है? वह संस्था जो मान्यता के साथ साथ राज्य से सहायता चाहती है, मतलब एड और रिकॉग्निशन दोनों। दूसरा देखिए, ऐसी संस्था जो केवल राज्य से मान्यता चाहती है और सहायता नहीं, मतलब एड नहीं चाहिए उनको लेकिन रिकॉग्निशन चाहिए। ऐसी संस्था जो राज्य से न तो मान्यता चाहे और ना ही सहायता, इंस्टीट्यूशन दैट नाइदर सीक्स रिकॉग्निशन और ना ही एड चाहिए, दोनों में से कुछ नहीं, या ऑल द अबव। तो इनमें से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, सभी हैं जो वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहलाएंगे। तो आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, आर्टिकल 352 के तहत संसद राज्य सूची में इस विषय पर केवल अपने द्वारा कानून बना सकती है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। 356, ठीक है, तो 356 अब आपको सही वाला इसमें बताना है। तो देखिए, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ये डेलीगेट नहीं कर सकती, खुद ही बना सकती है। ठीक है, दूसरा ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि 356 के तहत 3 साल की अवधि मेंशन्ड है। ठीक है, 352 होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पहली बार 1950 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। दूसरा, सरकारिया आयोग ने परिकल्पना की थी कि आर्टिकल जो 356 है द्वारा प्रदत्त कठोर शक्ति मृतपत्र ही रहेगी और इसका उपयोग है जो वो केवल अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाएगा। तो सत्य वाला आपको इसमें बताना है। तो देखिए, ये जो था ये क्रिटिक्स के लिए जवाब था B.R. अम्बेडकर का। ठीक है, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, जो आर्टिकल 356 के क्रिटिक्स हैं उनके लिए ये जवाब था। तो ये सरकारिया कमीशन का नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, आंसर ए। अदिश राशि निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि स्केलर क्वांटिटीज आपको बतानी है, इनमें से कौन सी है? डिस्टेंस हो गया, द्रव्यमान हो गया, मास है ना, आयतन वॉल्यूम और संवेग मोमेंटम। ठीक है, तो इनमें से देखिए, दूरी, द्रव्यमान और आयतन ये तो स्केलर क्वांटिटी है और जो मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है ना।
डायरेक्शन और इसकी जो मैग्नीट्यूड है दोनों पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी के लिए, और इसका है जो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर ए हो जाता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए त्वरण हो गया, वर्क हो गया, हीट हो गया और मैनोमीटर। ठीक है, तो इसमें मिलाइए। तो पहले तो ये मैनोमीटर मिला लेते हैं कि दाब है ये, ठीक है, प्रेशर के लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो ये त्वरण है इसकी जो क्या नाम है ऐसा यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और कृतकार यानी वर्क है जो उसका जूल है, ऊष्मा की कैलोरी है। तो सब सही मैच्ड है, आंसर ए हो जाएगा। त्वरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। देखिए त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण का एसआई मात्रक है जो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और त्वरण की विमा यानी कि डायमेंशन है जो वो एमएलटी माइनस 2 है। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये गलत है। विमा जो है उसकी वो होती है एल टी माइनस 2। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 1 एंड 2। पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूट कर गिर पड़ते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज का नियम है, मतलब गति का कौन सा नियम है? देखिए गति का पहला नियम यहाँ पर सूट कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, या पहला और तीसरा दोनों कर रहे हैं यहाँ पर, बताइए। तो इसका आंसर है पहला ही सूट कर रहा है, ये गति का पहला नियम है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वॉशिंग मशीन है जो वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। और दूसरा, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक करने के यंत्र को अपकेंद्रीय कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज कहते हैं इसको। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सही वाला पूछा था, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन द्रव के कणों के अभिलाक्षणिक गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? देखिए द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, द्रव के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और द्रव के कण जो है वो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको इसके जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो मैटर के, वो बताने हैं। तो देखिए तीनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है ना, मेटलॉइड्स बताने हैं आपको। देखिए बोरोन, सिलिकॉन, आयोडीन और ब्रोमीन। तो ब्रोमीन और आयोडीन है जो, ये आपके नॉन मेटल्स हैं, है ना, अधातु, नॉन मेटल्स। और ये हैं जो बोरोन और सिलिकॉन है जो, ये आपके मेटलॉइड्स हैं। ठीक, आंसर 1 एंड 2। कैसीटराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क या फिर यौगिक है? कैसीटराइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सोने का है, चांदी का है, कॉपर का है या फिर टिन का है? तो क्या होता है कैसीटराइट? SnO2। ठीक है, तो ये टिन का है। ठीक है, आंसर डी। निम्नलिखित में से रोज मेटल का उपयोग कहाँ होता है ना? कंपोजिशन क्या है रोज मेटल का? बिस्मथ, लेड और साथ में टिन। ठीक है, ये कंपोजिशन होता है, इसमें 50% बिस्मथ यूज होता है और बचे हुए 50% में ये दोनों यूज होते हैं। खैर इसमें क्या है उपयोग इसका? देखिए हवाई जहाज का ढांचा बनाने में, जोड़ों में टाका लगाने में, या स्वचालित फ्यूज बनाने में, ऑटोमेटिक फ्यूज। ठीक है, और इसके बाद सस्ते आभूषण बनाने में। तो रोज मेटल का जो यूज है वो आपका होता है स्वचालित फ्यूज बनाने में। ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ई अपशिष्ट है ना? ई वेस्ट कौन सा है इनमें से? सीसा, लेड, कैडमियम, बेरिलियम। ठीक है, तो इन तीनों में से ई वेस्ट हैं जो, ये तीनों ही ई वेस्ट हैं, आंसर डी। प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई? कुवैत में, इराक में, ईरान में या सऊदी अरब में? तो देखिए, और जीता कौन है इसमें? इसमें जीते हैं सौरभ चौधरी। ठीक है, सौरभ चौधरी। ठीक है, और ये 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल लाए हैं। ठीक, ये भी फैब की ही न्यूज है। तो आंसर इसका है कुवैत, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे है जो, वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। दूसरा देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे है जो, वो 2021 के लिए जो अंतरराष्ट्रीय थीम थी वो क्या थी? वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है, आंसर सही वाला पूछा है, दोनों ही सही है, आंसर सी। SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राम मोहन रॉय,
अश्विनी कुमार तिवारी, श्री अश्विनी भाटिया या फिर बी वेणुगोपाल। तो देखिए रिसेंटली अभी फेब में ही की न्यूज़ है ये, राम मोहन रॉय को नियुक्त किया गया है और पहले कौन थे, अश्विनी कुमार तिवारी, ये हटेंगे। ठीक है, तो आंसर ए। ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो कौन बन गया? दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, कोलकाता मेट्रो या लखनऊ मेट्रो? तो ये यूपी की न्यूज़ है और फैब की ही न्यूज़ है। आंसर है इसका लखनऊ मेट्रो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए निर्मला सीतारमण द्वारा 29 जनवरी 2021 को इकोनॉमिक सर्वे 2021 जारी किया गया। दूसरा, सर्वेक्षण के अनुसार 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% संकुचन हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें से सही वाला बता। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये पेश जो किसने किया था, सीईओ मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, सीईए। तो कौन है ये है के सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये आंसर, ये स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है आंसर बी। आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अर्थव्यवस्था में 3 गुना बजट का संकुचन हुआ है और आत्मनिर्भरता में कृषि आय को 2 गुना करना, मजबूती ढांचा शामिल किया गया है और सुशासन और महिला सशक्तिकरण को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों ही सही हैं इसमें, आंसर हो जाएगा इसका डी। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में 2 स्टेटमेंट है। देखिए एक तो ये कि बजट 2021 है जो, उसमें पोषण 2.0 लॉन्च हो जाएगा। दूसरा 1.42 लाख करोड़ रुपीस हैं जो वो दिए खर्च किए जाएंगे किस पर, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए। ठीक है, तो सही वाला इसमें बताना है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति यानी कि वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है जो, उसकी घोषणा की है। दूसरा देखिए वाहन फिटनेस परीक्षण से गुजरेंगे जो कि यात्रियों मतलब पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको उनकी जो फिटनेस टेस्ट होगा उसमें क्या अवधि रखी गई है, 10 ईयर्स की है ना, इसके लिए। ठीक है, तो इनमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनकी है 20 ईयर्स और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी है आपकी 15 साल। ठीक, तो ये गलत हो गया, पहला सही, ओनली 1 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोविड-19 टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई और 255 पर खुराक पहले चरण में वित्त वर्ष 2022 में 68.6 करोड़ लोगों को के लिए टीकों की 2 खुराक को कवर करेगा। ठीक है, तो सही वाला इसमें आपको बताना था। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आंसर सी। आर्थिक सर्वेक्षण से अगला भी क्वेश्चन है। देखिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी कहां पर, लेह लद्दाख में। ठीक है, दूसरा देखिए ऑपरेशन ग्रीन्स है जो, वो 3 नई जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं उनको कवर करेगा। कौन सी है वो, टमाटर हो गया, प्याज हो गया और आलू हो गया। ठीक है, तो इसमें से सही वाला आपको बताना है। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऑपरेशन ग्रीन्स में ये तीनों पहले से ही हैं और 22 और नई पेरिशेबल कमोडिटीज को उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर ए। ठीक, अब इस स्लाइड को आप पॉज करेंगे और अपने आंसर को चेक करके हमें कमेंट्स के माध्यम से अपना स्कोर बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।